नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव प्रचार पहले से भी चल रहा था, अब और तेज हो जाएगा। रुकेगी कुछ तो घोषणाएं रुकेंगी। इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार एक के बाद एक घोषणा करते चले जा रहे थे। अब शायद घोषणाएं रुक जाएंगी, अब वादे होंगे, राजकीय घोषणाएं तो हो नहीं पाएंगी। और ये चुनाव 2024 के ठीक पहले पड़ने के चलते बेहद महत्वपूर्ण हो गए। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से सरकार गिराई। राजस्थान जहां बीच में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जिस तरह की तनातनी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है। फिर अचानक दोनों लोग एक साथ बोलने लगे और भाजपा में दिक्कतें दिख रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या स्थिति होगी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी से बहुत आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है और आमतौर से माना जा रहा है कि भूपेश बघेल आसानी से जीत जाएंगे। मिजोरम में और तेलंगाना में भी स्थितियां जिस तरह की दिख रही हैं, उसमें अभी से कुछ कह पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस पहले की तुलना में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इन सबके बीच कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि कार्य समिति ने जाति जनगणना के सवाल पर निर्णय ले लिया है और कांग्रेस के जितने भी राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनमें तो जाति जनगणना कराई ही जाएगी और इन चुनावों में जहां सरकारें बनेगी कांग्रेस की, वहां भी जाति जनगणना होगी। और इस तरह से ओबीसी वोटों का एक दांव फेंक दिया है उन्होंने। अभी भी कांग्रेस के 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। इन सारे इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, या फिर आपका छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो या तेलंगाना हो, इन जगहों पर ओबीसी, आदिवासी, दलित वोटों की संख्या काफी है। और राहुल गांधी का ये दांव बैकफायर करेगा या ओबीसी वोट्स की संख्या बढ़ाएगा कांग्रेस में, ये सब सवाल होंगे जब तक चुनाव का रिजल्ट आ नहीं जाता है। इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करेंगे गपशप विद डॉक्टर राकेश पाठक में डॉक्टर राकेश पाठक से। राकेश भाई, स्वागत। धन्यवाद अशोक जी। तो आपके मध्य प्रदेश में अब घोषणाएं कुछ कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी? पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा लग रहा था कि घोषणाओं का कंपटीशन चल रहा है। सुबह एक घोषणा होती थी, फिर दोपहर में होती थी, फिर शाम को घोषणा होती थी। तो अब चुनाव के जब डेट्स आ गई हैं और अभी तक, जैसा कि आपने कहा था कि शिवराज चौहान का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या माहौल है इस समय? अशोक जी, बहुत मजेदार बात से हम आज की इस गपशप को शुरू करते हैं। आपसे बातचीत करने से 2 मिनट पहले मैंने ट्विटर पर एक खबर देखी, एक हमारे पत्रकार साथी ने ही ट्वीट की है। मैं खुद उसको देखकर चौंक गया। उसमें यह लिखा था कि चुनाव की घोषणा होते ही, आचार संहिता लगते ही, एक नेताजी की तबीयत खराब हो गई। भोपाल में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मैं बड़ी चिंता के साथ उसको पढ़ रहा था। फिर अगली लाइन में यह लिखा था कि अस्पताल में डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो मालूम हुआ उनके पेट में बहुत सारी घोषणाएं भरी रह गई हैं। सच बता रहा हूं, आप ट्विटर पर आप चेक कर लीजिएगा। उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि बहुत सारी घोषणाएं पेट में भरी रह गई हैं। तो फिर डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए कुछ लाडली बहनाओं को अस्पताल में बुलाया और जो घोषणाएं पेट में रह गई थी, जो वे घोषित नहीं कर सकते थे नेताजी, उनकी घोषणा कराई गई, तब वे स्वस्थ हुए। ये बात वैसे तो देखा जाए तो हास परिहास की है, लेकिन सच यही है अशोक जी कि प्रकारांतर से उस व्यंग में, उस कटाक्ष में जिन नेताजी का जिक्र है, वे सचमुच घोषणावीर के रूप में ही अब मध्य प्रदेश में और देश भर में जाने जाते हैं। एक केबीसी का भी केस हो जाएगा, मतलब 2 केसेज हो चुके हैं। एक वीडियो बनाया गया, बड़ा इंटरेस्टिंग था, केबीसी का वीडियो था, उसमें घोषणावीर का नाम आया और शिवराज जी का रिजल्ट आया, 20,000 रुपए का इनाम आया और उस पर केस हो गया। बाकायदा बीजेपी ने केस किया है। नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, मैं उसी को बताना चाह रहा था। वो केस तो खैर इस कारण से हुआ है कि एक वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, वो मॉर्फ वीडियो है। लेकिन हम किसी दूसरे के वीडियो को मॉर्फ नहीं कर रहे हैं। हम कोई एडिट करके किसी और के आवाज में कोई प्रश्नोत्तर नहीं पोज कर रहे। हम तो ये बता रहे हैं कि जनमानस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणावीर के रूप में जाना जाता है और स्वाभाविक है, 18 साल वे मुख्यमंत्री रहे हैं और हर चुनाव से पहले वे इतनी सारी घोषणाएं करते, हजारों की तादाद में घोषणाएं हैं अशोक जी।
और आप उनका एक कार्यकाल खत्म हो जाता है और अगला कार्यकाल शुरू हो जाता है, तब तक वे पहली घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती। यानी पहले कार्यकाल से अब वे चौथे कार्यकाल में है और पांचवें में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब भी उनकी घोषणाएं कितनी अधूरी हैं कि मंत्रालय का बहुत बड़ा अमला इसी काम में लगा रहता है कि कितनी घोषणाएं हुई थी, उनका क्रियान्वयन हो पाया कि नहीं हो पाया। और नतीजा यह निकलता है कि आधी से भी अधिक घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर पाती। तो अब आज की इस चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद वे ऐसी कोई घोषणा नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास अब चुनाव में जाते समय पिछली घोषणाओं का सहारा है। वे इसको दोहरा सकते हैं कि मैंने लाडली बहनों को इतना पैसा दिया, मैंने बेरोजगारों को ये भत्ता दिया, इत्यादि इत्यादि। अब उनके इन वादों पर, इन दावों पर लोग कितना भरोसा करेंगे ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की तस्वीर बड़ी रोचक है। देखना होगा कि कांग्रेस जब अपनी सूची जारी करेगी अशोक जी, तब क्या होगा। आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनका खुद का नाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। केबीसी का 7 करोड़ का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 बार के मुख्यमंत्री को पार्टी अब तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं करती। भाई उसमें कौन सी बहुत सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार है, बड़ा कोई जांच पड़ताल होगी, हारने जीतने की उनकी संभावनाओं की कोई तलाश करेगी पार्टी, तब घोषित करेगी। जितना देरी हो रही है उतना बीजेपी की अपनी संभावनाओं पर असर पड़ रहा है इसका। जी, हम लोग अपने प्रिय क्षेत्र में लौटते हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। एक तरफ से सिंधिया जी हैं, दूसरी तरफ से दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुत्र राज्यवर्धन सिंह जी को उतार दिया है। एक राजकुमार और एक राजा। हालांकि हम लोग जिस समय ग्वालियर में थे तो ज्योतिरादित्य को भी राजकुमार की तरह ही देखने की आदत है। माधवराव सिंधिया हुआ करते थे उस जमाने। लेकिन अब एक राजकुमार और एक राजा के बीच की लड़ाई जो है वहाँ पर हो रही है। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये तो बरसों पुरानी लड़ाई है, दोनों खानदानों के बीच का जो संघर्ष रहा है। तो ग्वालियर चंबल का अभी क्या हाल है? देखिए, ग्वालियर चंबल में अभी जो भी गतिरोध है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से है। आपने दिग्विजय सिंह के पुत्र का नाम लिया, जयवर्धन सिंह उनका नाम है, और वे भी हाँ आप जी जी कोई नहीं। तो सिंधिया राजघराने में या किसी भी राजघराने में जब तक पिता रहते हैं जीवित, तब तक वे महाराज कहलाते हैं और उनके पुत्र कुंवर साहब या राजकुमार कहलाते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज कहलाते हैं अपने लोगों के बीच में, और उनके सुपुत्र आ गए हैं राजकुमार महाआर्यमन। वे भी अब सार्वजनिक जीवन में धीरे धीरे सक्रिय हैं, लेकिन अभी चूंकि राजनीति में नहीं आए, कुछ समय है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके ही गढ़ घेरने की तैयारी कांग्रेस ने की है। जयवर्धन सिंह को भी इसलिए वहां सक्रिय किया गया। दिग्विजय सिंह के और उनके करीबी नेताओं में से राहुल भैया, अजय सिंह, उनको भी प्रभारी बनाया गया था। और अब बाकी भी जो दूसरी तीसरी पायदान के कांग्रेस के नेता हैं वे लगातार ग्वालियर में सक्रिय रहे हैं। अभी ग्वालियर चंबल के भी बड़ी संख्या में टिकट घोषित नहीं हुए हैं, जिसमें सिंधिया के अपने खेमे के कई उनके करीबी लोग हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर है प्रॉपर ग्वालियर में, ग्वालियर पूर्व सीट है, ग्वालियर दक्षिण सीट है, उनके अपने और गुना शिवपुरी की सीटें हैं, भिंड मुरैना की सीटें हैं। तो जब इन सीटों पर निर्णय होगा तब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में वो स्थान मिला है क्या जो कांग्रेस में रहा। जब वे कांग्रेस में होते थे तो वे 50-60 टिकट तय कराते थे, 34 तो ग्वालियर चंबल के, 36 और मालवा वगैरह के। ये जो गतिरोध है, इससे न केवल खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया असहज हैं, बल्कि सांसदों को उतारने के बाद पार्टी ने एक ये कयासबाजी भी छोड़ दी है कि हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर पूर्व या शिवपुरी कहीं से भी चुनाव में उतारा जा सकता है। और यह चीज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत ज्यादा असहज करने वाली होगी कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। व्यवस्था उनकी होगी, अगर पार्टी आलाकमान ऐसा कोई निर्णय लेता है उन्हें लड़ना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं उन्हें समझता हूं, जहां तक मैं ग्वालियर चंबल की राजनीति को समझ पाया हूं एक साधारण विद्यार्थी के नाते, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना उससे भी ज्यादा जोखिम भरा काम होगा जो लोकसभा चुनाव में हारने के बाद उन्होंने दल बदल करके जोखिम उठाया। उससे बड़ी जोखिम की बात होगी कि वे विधानसभा लड़ने जाएं, क्योंकि लोकसभा हारने के बाद तो वे दल बदल करके राज्यसभा में चले गए, केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन अगर आप विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तब क्या होगा? ब्रेंड सिंधिया का क्या होगा? जयविलास प्रसाद के इकबाल का क्या होगा कि विधानसभा चुनाव हार गए?
तो मुझे लगता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कुछ दिन और, वो भी 4-5 दिन, आज जो भी प्रदेश अध्यक्ष का बीडी शर्मा का बयान आया है, मुझे लग रहा है वे इसी कड़वे दिन जो इस अंचल में कहा जाता है पितृपक्ष में, इसमें भी एक आध सूची बीजेपी की आ सकती है। उसके बाद देखना होगा कि सिंधिया जी की क्या स्थिति बनती है। बुआ जी ने शिवपुरी खाली की है तो हो सकता है कहा जाए बुआ जी ने खाली की है, आप लड़ लीजिए। कहा जा सकता है, यद्यपि अभी भी आज जो मैं खबर देख रहा था कहीं कि शायद यशोधरा राजे सिंधिया को चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। मेरी खबर तो ये थी कि पार्टी ने उन्हें संकेत दिया है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, टिकट नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन शिवपुरी को लेकर एक स्थिति है, बीजेपी के पास अपने कोई और कद्दावर ऐसे नाम नहीं है जो शिवपुरी सीट अगर यशोधरा खाली करती है तो जीत की संभावना वाले, एक देवेंद्र जैन है पत्ते वाले, वे पहले विधायक रह चुके हैं, हो सकता है उन्हें लड़ाए। और अंत में अगर बीजेपी को ऐसा लगा कि कोई और अच्छा प्रत्याशी नहीं है तो या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़ाया जाएगा या फिर यशोधरा से ही कहा जाएगा कि आप लड़ जाइए, आपके स्वास्थ्य को ठीक है, आप उतना मत घूमना, पार्टी चुनाव लड़ लेगी। ये हो सकता है। शुभ आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही राकेश भाई, उन्होंने कहा कि हमारे जो हैं इतने सारे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के पास सिर्फ एक ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जाहिर है उनका इशारा जो था वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर रहा। तो इकलौते ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाति जनगणना के सवाल ने ओबीसी वोट्स को बिल्कुल फोर पे ला दिया है। तो घुमा के ही पूछ रहा हूं, वही क्वेश्चन जो शुरू में था, कई बार पूछ चुका, दोबारा से पूछ रहा हूं, लेकिन अलग एंगल से पूछ रहा हूं कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री की बलि कितनी महंगी पड़ सकती है भाजपा को। देखिए, बीजेपी का एक बहुत बड़ा जनाधार मध्य प्रदेश में खासतौर से ओबीसी तबके में है। अगर आप पिछले 3 मुख्यमंत्री गिने तो तीनों ओबीसी रहे, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अभी हम बलि इसलिए पाते कि ऐसे बलि देते समय उन्होंने और ओबीसी एक खड़ा सामने कर दिया, प्रहलाद पटेल ओबीसी हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी हैं, तो पार्टी ये पोज कर सकती है कि नहीं, हम इनकी बलि नहीं ले रहे हैं, हम दूसरा ओबीसी दे सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। कुल मिलाकर राहुल गांधी की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो एक तो उन्होंने एक सामूहिक नेतृत्व का एक नजारा पेश किया, अपने चारों मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाया। उसके पहले जो उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो सम्मान पूरी कांग्रेस पार्टी ने दिया, काफी वायरल हो रहा वो वीडियो, सारे लोग उठ के खड़े हुए। हमने वो दृश्य भी देखे अशोक जी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अमित शाह हाथ से पकड़कर धकिया देते हैं पीछे। तो राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बना रहे हैं उसमें एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा सम्मान दे रहे हैं कि सोनिया गांधी वे खुद और पूरी कांग्रेस उठकर खड़ी होती है, राहुल गांधी कुर्सी खींचते हैं उनके बैठने के लिए, मुख्यमंत्रियों को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बहुत स्पष्ट अपना मोर्चा बता देते हैं कि हम तो अब जाति गणना से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अशोक गहलोत ने कल घोषणा कर दी है, हमारी सरकार जब बनेगी तो हम पूरे देश में कराएंगे। उसके आगे उन्होंने कहा हम इकोनॉमिक सर्वे भी कराएंगे कि एक्चुअल में इस देश में संसाधन किसके पास है, संसाधनों में से किसको कितना हिस्सा मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ओबीसी की राजनीति का कार्ड कांग्रेस या राहुल गांधी ने चला है, ये दूर तक मार करने वाला है। और अकेले शिवराज सिंह को हटाकर बीजेपी को कोई इससे बहुत बड़ा फायदा होता दिखता हो कि इनको हटाने से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं लगता। और उनको हटाने से ओबीसी नाराज हो सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि वो जो 7-8 प्रत्याशी घूम रहे हैं मुख्यमंत्री पद के, एक तो उनके मंत्रिमंडल का अशोक भाई कल आ गए, गोपाल भार्गव 6-8 बार के विधायक हैं, शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कह दिया मेरे गुरुजी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री एक बार बनना चाहिए, मैं भी बचपन से सपना देख रहा हूं मुख्यमंत्री बनने का। तो शिवराज सिंह चौहान के सामने तो बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार उनकी पार्टी में है, कांग्रेस इससे मुक्त है। और राहुल गांधी जब ओबीसी की राजनीति करेंगे तो मध्य प्रदेश का वो जो ओबीसी तबका शिवराज सिंह को हाशिए पर जाता हुआ देखकर अगर बीजेपी से असंतुष्ट होगा, व्यथित होगा, तो वो कांग्रेस की तरफ आ सकता है। एक बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात अशोक जी कही, जो इससे पहले लोगों ने आमतौर पर बड़े जिम्मेदार पदों पर से किसी ने नहीं कही। हम लोग ट्विटर वगैरह पे लिखते रहते हैं कि न्यूज रूम में, एडिटोरियल में, न्यूज इंडस्ट्री में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं।
अशोक भाई, इस देश में 1% भी संपादक दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं है। आप किसी भी अखबार के दफ्तर में चले जाइए, मैं तो 3.5 दशक से सक्रिय पत्रकार हूं। किसी भी अखबार, किसी भी चैनल के दफ्तर में 100 में से 10 आदिवासी, दलित, महिलाएं भी नहीं है, बहुत अब महिलाएं बढ़ी हैं धीरे धीरे। तो मैं समझता हूं राहुल ने जब जब ये सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप में से यहां कितने ओबीसी, आदिवासी बैठे हैं, मैं जहां तक सुन पाया हूं प्रत्युत्तर में वहां से एक भी स्वर पलटकर नहीं आया। कोई एक पत्रकार खड़े होकर ये नहीं कह सका मैं आदिवासी हूं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में एक आदिवासी पत्रकार नहीं था। तो ये कांग्रेस की जो पहलकदमी है ओबीसी की राजनीति को लेकर, और राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं राजनीति के लिए करते हैं। ठीक है, देश का उद्धार और विकास और सबकी तरक्की, सबका विकास सब पार्टियां कहती हैं, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र की धुरी वार है। अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं कमलनाथ जी, वो ओबीसी नहीं है। प्लस कांग्रेस के पास एक अपर कास्ट का वोट हमेशा से, ऊपर अपर कास्ट वोट का एक हिस्सा रहा है, बड़ा हिस्सा तो भाजपा ले गई, लेकिन एक हिस्सा रहा है। तो अगर ये राजनीति, इसका दोहरा अगर देखा जाए मार, तो ये भी हो सकता है कि वो हिस्सा जो थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ था वो छिटक के चला जाए भाजपा के साथ, और अगर इसके बाद ओबीसी वोट नहीं आया साथ में तो ये तो दोहरी मार हो सकती है। देखिए, अगर आप जनसंख्या के आंकड़े जो बिहार से आए हैं अशोक भाई, उसके आधार पर ही सोच लें तो लगभग सब राज्यों में इसी तरह का जनसंख्या का वितरण होगा। मध्य प्रदेश में 21 से 22% आदिवासी हैं, बाकी बची जनसंख्या में से बड़ी बड़ी संख्या ओबीसी की होगी। तो जिन सवर्णों के छिटक जाने की हम लोग आशंका देख रहे हैं, और ये बात सही है, कोई भी कदम जब पार्टी उठाती है तो उसके नफा नुकसान दोनों सोचती होगी। कांग्रेस ने भी सोचा होगा। मध्य प्रदेश में जो सवर्ण तबका है वो बनिया ब्राह्मण पार्टी जो बीजेपी कहलाती थी अब तक उसके पास रहा है। यहां पर तो मुरलीधर राव बीजेपी के संगठन महामंत्री एक प्रेस अपनी पार्टी की बैठक में, क्षमा कीजिए शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, या हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो, मैं भूल रहा हूं, मुरलीधर राव कह रहे हैं मेरी एक जेब में बीजेपी बनिया है, एक जेब में ब्राह्मण है। घोषित रूप से बीजेपी अपने आप को बनिया ब्राह्मणों की पार्टी मानती रही है। तो अगर वे लोग छिटक जाने की आशंका हम सोच रहे हैं, वे तो पहले से बीजेपी के पास है, वे तो कांग्रेस को मिल नहीं रहे थे। कांग्रेस के पास ओबीसी, आदिवासी और दलित, ये वोट बैंक हमेशा से मध्य प्रदेश में वोट बैंक रहा है। वो अगर ओबीसी के कार्ड से बना रहता है, वो छिटकता नहीं है, तो कांग्रेस को सवर्ण मतदाताओं के हिस्से की चिंता करने की मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप अगर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की ही बात कर लें, पिछली बार भी 2018 में दलितों ने बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया था। 2 अक्टूबर की आपको याद होगी वो गोलीकांड हुआ था ग्वालियर में, मुरैना में और भिंड में, ओबीसी के ऊपर, सॉरी दलितों के ऊपर। तो उसके बाद तो दलित और लामबंद हो गया है कांग्रेस के साथ, जो बसपा को जाता था वो भी वापस आ गया। तो ये जोखिम तो कांग्रेस ने उठाया, हो सकता है उसको इसका नुकसान भी हो थोड़ा बहुत सवर्ण वोटरों का, लेकिन अगर 1% सवर्ण लौट रहे हैं बीजेपी, तो 5% ओबीसी लौटेंगे भी, जो बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस में आएंगे। जी, छत्तीसगढ़ आपके बगल का ही प्रदेश है, बहुत दिनों तक मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा, आप लोगों के होश में वो अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब मानते आए हैं। बीजेपी के साथ दूसरी दिक्कत है, वहां पर बीजेपी में कोई ऐसा नेतृत्व वहां बचा नहीं। एक अकेले डॉक्टर रमन सिंह ऐसे नेता रहे वहां पर, जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री या शायद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक तरह से किनारे कर दिया। उनके कद के जो बाकी और लोग थे, जैसे प्रोफेसर रमेश बैस थे, वे कहीं राज्यपाल बनकर चले गए। दूसरी पीढ़ी का कोई नेता छत्तीसगढ़ में उभर नहीं पाया कि अगर आप याद भी करना चाहें, मेरे जैसा पत्रकार भी याद करना चाहे, तो मुझे याद नहीं आएगा डॉक्टर रमन सिंह के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कौन नेता है। मैं मध्य प्रदेश में याद करके बता सकता हूं। मध्य प्रदेश में तो दूसरी क्या तीसरी पीढ़ी के नेता उभर चुके हैं। शिवराज नरेंद्र सिंह की पीढ़ी जब जाएगी तो उसके बाद वीडी शर्मा है, विश्वास सारंग है, कैलाश, कई कई ऐसे नेता हैं जो समय मिलेगा तो ये आगे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पीढ़ी परिवर्तन होना था वो बीजेपी ने नहीं किया और वर्तमान पीढ़ी को दरकिनार कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि
छत्तीसगढ़ में बीजेपी मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बुरी हालत में। एक तो भूपेश बघेल का 5 साल का कार्यकाल, गुटबाजी वहां उस तरह की है नहीं। एक अकेले जो तेजेश्वर चरण सिंहदेव जो थे, उनको भी मना लिया पार्टी ने। तो जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो दो दो नेता लड़ रहे थे, वे इस वक्त साथ खड़े हैं, साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी सबसे बड़ी आबादी वाला मध्य प्रदेश के बाद आदिवासी तो छत्तीसगढ़ में ही है। आदिवासी परंपरागत रूप से इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता रहा है। बीच में जो कांग्रेस की गुटबाजी थी अजीत जोगी के बाद, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगत लिया छत्तीसगढ़ में, उससे वो उबर चुकी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ में ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, एक काल्पनिक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अभी सिर्फ 3 स्टेट्स की बात करते हैं, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि इन 3 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, और इसका उल्टा मान लीजिए कि इन 3 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आ जाती है। दोनों स्थितियों में 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देखेंगे? देखिए, दोनों स्थितियों में जो पार्टी इन 3 राज्यों में चुनाव जीतेगी, स्वाभाविक तौर पर उसका मनोबल बढ़ा रहेगा। और दोनों पार्टियों में जो पार्टी नीचे की जीतेगी, उसका जो शिखर नेतृत्व है, यानी उसका जो आइकन है, उसका जो मूल चेहरा है, जैसे कांग्रेस का राहुल गांधी है, खड़गे साहब नहीं है, बीजेपी के जेपी नड्डा नहीं है, भले ही वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी है। अगर बीजेपी इन तीनों राज्यों में हारती है, तो जो नरेंद्र मोदी लगातार ढलान पर हैं, उनके फिसलने की गति और बढ़ जाएगी। उनके खिलाफ पार्टी के भीतर से आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी, आप तय मानिएगा। इन तीनों राज्यों की हार के बाद 3 दिसंबर को अगर पार्टी हारती है, हम भी काल्पनिक परिणामों पर भी बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। उसी दिन 3 दिसंबर को राहुल गांधी के साथ इतनी सिर राहत होगी कि उन्होंने हालिया 2 चुनाव जीते हैं कांग्रेस ने, कर्नाटक, हिमाचल के, और कल लद्दाख और करगिल का जो स्वशासी निकाय का चुनाव था, आपने भी उस पर लिखा, वो बड़ी वो भी ऑलमोस्ट विधानसभा चुनाव जैसा ही होता है, क्योंकि वहां की एपेक्स बॉडी है, वो एपेक्स बॉडी है, तो वो विधानसभा जैसा ही मान लेते हैं उसको। हम ये सोच सकते हैं, अगर बीजेपी जीती होती करगिल, लद्दाख में, तो मुख्य धारा का मीडिया कितना ढोल बजा रहा होता। लेकिन आज अगर आप किसी से पूछ लेंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा इस चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अगर ये तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतती है 2024 में, निश्चित तौर पर उसकी लोकसभा की सीटें पहले से कई गुना बढ़ जाएंगी। राजस्थान में 1 भी नहीं थी, मध्य प्रदेश में 1 थी, छत्तीसगढ़ में 2 या 3 थी। तो ये खाता बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा, और वो बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए 2024 की राह में बहुत बड़ा गड्ढा साबित होगा। अगर बीजेपी जीतती है इन तीनों राज्यों में, तो राहुल गांधी को 2024 के लिए फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के सहारे जितना वे चढ़े थे, वहां से वापस सांप सीढ़ी की तरह का खेल है ये, उन्हें फिर से चढ़ने की कवायद शुरू करना पड़ेगी। जी अशोक। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को तो आदत है इसकी, मोदी जी को इसकी आदत नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी तो स्वीकार भी नहीं करते हैं, उनकी पार्टी, उनके जो चहेते और समर्थक लोग हैं, वे याद भी नहीं करना चाहते कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश से लगातार हारती जा रही है। वो याद भी नहीं करते। आप कल्पना करके देखिए कि किसी दिन देश का मुख्य धारा का मीडिया, सारे राष्ट्रीय चैनल किसी एक दिन शनिवार को प्राइम टाइम में इस बात पर डिबेट चलाएं कि मोदी जी 31 में से 26 विधानसभा चुनाव हारे हैं। आप सोचिए पूरे देश में क्या माहौल बनेगा। कल्पना करके देखिए, कोई ये सब याद दिलाते देश को कि मोदी जी तो हार रहे हैं लगातार। जो नक्शा भगवा बना रखा था आपने 2018 तक, 19 से लेकर अब तक, तो न जाने कितनी बार उस नक्शे में से भगवा रंग कम होता चला जा रहा है। उनके औपचारिक रूप से पूर्ण बहुमत वाले कितने मुख्यमंत्री हैं? वे बताएंगे साहब, नरेंद्र मोदी ने, हिंदू हृदय सम्राट ने, पूरा देश भगवा कर दिया है। मुख्यमंत्री गिने चुने उतरे तो आज राहुल गांधी के साथ बैठे थे। 2 ही और ज्यादा है बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाले, बाकी तो गठबंधन वाले हैं, तोड़ ताड़ के सरकारें बनाई हैं पूर्वोत्तर में। गठबंधन में तो कांग्रेस की भी फिर कई सरकारें, झारखंड भी गिना जाएगा, तमिलनाडु भी गिना जाएगा, फिर तो कई सरकारें गिनी जाएंगी। यही मैं चाहता हूं। तो इसलिए वो मुकाबला अब ब्रांड राहुल और ब्रांड मोदी के बीच भी है, ये नवंबर और अगले साल का अप्रैल मई। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं,
आपने पता नहीं कितने चुनाव देखे हैं, पत्रकार के रूप में, वोटर के रूप में, हर तरह से देखे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी और इस चुनाव में लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छी कंडीशन है। दोनों के माहौल में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप, एक पत्रकार के रूप में, आउटसाइडर के रूप में, बाहर से जब आप देख रहे हैं अपने समाज को, ट्रेन में चलते हुए, बस में चलते हुए, लोगों से मिलते हुए, चाय की दुकानों पे, तो पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में फर्क आप क्या देख रहे हैं इस माहौल में? देखिए अशोक जी, बहुत बड़ा फर्क है 2018 और 23 में, बहुत बड़ा, बारीक फर्क नहीं है। 2018 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बदलकर जो फैसला जनता ने किया था, जो तरह से सिंधिया के दल बदलने उस फैसले को पलट दिया, यानी जनादेश को धनादेश से आपने उलट पुलट कर दिया। तो ये बड़ा फर्क है। उसकी वजह से मतदाता भी नाराज है। उसको लग रहा है कि उसने तो सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए कांग्रेस को एक अवसर दिया था, वो अगर ठीक काम नहीं करती तो हम 2023 में फिर हटा देते कांग्रेस को। आप कौन होते हैं हमारे द्वारा दिए गए वोट को बेचकर या किसी भी तरीके से, हम नहीं जानते, बिका के वैसे ही प्यार मोहब्बत में दल बदल कर लिया है, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन जनता ने तो ये माना कि आपने उसके फैसले को पलट दिया। तो एक बड़ा फर्क ये हुआ कि आपने एक चलती हुई चुनी हुई सरकार को गिराया, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ऑपरेशन लोटस, उससे नाराजी। दूसरा, सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के भीतर वो अनुशासन नहीं बचा। बीजेपी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती रही है, चाल चेहरा चरित्र की बात करती रही है। तो अब तो पार्टी के भीतर के लोग पूछ रहे हैं ये कैसा चाल चेहरा चरित्र है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को ISI सर्टिफाइड पोस्ट पार्टी बताते थे, वे आज हमारी सरकार में मंत्री हैं। यद्यपि ऐसा कांग्रेस में भी होगा, बीजेपी से भी जो लोग आएंगे वे कल तक कांग्रेस को गाली देने वाले होंगे, लेकिन एक इतना बड़ा नेता दल बदल करके आया, आपने उसको केंद्र में मंत्री बना दिया। इस कारण से बीजेपी में जो असंतोष है वो 2018 में नहीं था। कोई कारण ही नहीं था, कोई विषय ही नहीं था ऐसा। ज्यादा से ज्यादा इतना था कि जनता को शिवराज सिंह का चौथी बार मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं था, उसने सत्ता परिवर्तन कर दिया था। तब भी मैं मानता हूं कोई बहुत बड़ा असंतोष शिवराज सिंह के खिलाफ भी नहीं था। वो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी जो होती है उसके अंतर्गत तवे पर रोटी पलटने की कवायद थी। लेकिन अब की बार रोटी पलटने की कवायद नहीं है। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 2-3 मोटे कारण बताए, उससे जनता आटा ही दोबारा से गूंथना चाह रही है। वो आटा गूंथकर अपनी बिल्कुल नई रोटी बनाने के मूड में है, ऐसा लगता है। ये बड़ा कारण है जो 2024 तक पार्टियों को प्रभावित करेगा, दोनों को, जो भी परिणाम आएंगे उससे। तो देखना होगा कि इन चुनावों में जनता आटा बदलती है, चूल्हा बदलती है, या फिर बासी रोटी को ही गर्म करके खा के संतोष कर लेती है। ये चुनाव भारत के भविष्य के लिए, 2024 के चुनाव के पहले के लिए, और मध्य प्रदेश के अपने भविष्य के लिए भी, क्योंकि जिस पर बात नहीं होती है, राजनीति के बीच में बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं होती है, जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, जिस तरह के पैसे खर्च हुए हैं, जिस तरह से अनाप शनाप राजकीय कोष को खाली किया गया है, आने वाली सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा मध्य प्रदेश को लाइन पे ले आना, आर्थिक रूप से लाइन पे ले आना। ये एक मुश्किल चुनौती होगी। रेवड़ियां बांटने को लेकर, रेवड़ी बांटने टर्म से मैं सहमत नहीं हूं। जनता के भले के लिए ही सरकार होती है, तो जनता के भले की योजनाएं बननी चाहिए। लेकिन जो अनाप शनाप योजनाएं सिर्फ और सिर्फ वोट को ध्यान में रख के बनती हैं, वो पैसे की जिस तरह की बर्बादी करती हैं और उसके बदले में जिस तरह से कुछ नहीं मिलता है, वो राज्य के राजकोष के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। और मध्य प्रदेश में राजकोषीय जो स्थिति है, वो कभी हम बात कर लेंगे, आंकड़ों के साथ बात कर लेंगे, वो बेहद अलार्मिंग है। तो देखते हैं इन चुनावों में क्या होता है। इसके बीच में अभी बहुत सारी घटनाएं होंगी। राकेश भाई का एक प्रेडिक्शन है कि जब कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो एक बार फिर हमको भगदड़ दिखाई देगी कांग्रेस से बीजेपी में जाते हुए। तो वो चेहरे भी हम देखेंगे जो आज राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं और कल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने लगेंगे। वो चेहरे तो हमने देखे ही हैं, जो राहुल गांधी के चाट के दोने में से चाट निकाल कर खाते थे और अब उनको गद्दार कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश भाई। आगे हम लोग ऐसे ही जब भी मौका आया बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।